तो देखो सबसे पहले जो टॉपिक हम यहाँ शुरू कर रहे हैं उसका नाम है स्टोर प्रोसीजर। आप में से कोई जानता है प्रोसीजर के बारे में, कभी पढ़ा हो, किताबों में सुना हो कभी? चलो मैं बता देता हूँ। A store procedure is a pre-compiled collection of SQL statement that you can execute at any time by invoking the name of the procedure। पता है ये क्या कह रहा है? आप लोग जब भी अपने SQL में कोई क्वेरी लिखते हो ना, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो क्या होता है, सबसे पहले वो क्वेरी कंपाइल होती है और उसका एक कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बनता है। उसके बाद वो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट इंटरप्रेटर में यानी मेमोरी में जाके रन होता है, फिर हमारा डाटा सिस्टम से सिलेक्ट होकर आता है। समझ में आ गया? अब मान लो यही सेम क्वेरी मैंने फिर से रन करी, तो फिर से कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर से रन होगा। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है, आप सुनो ध्यान से। मान लीजिए मैंने कोई क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसका जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बना उसको हमने एक प्रोसीजर में स्टोर कर लिया और उसको नाम दे दिया मैंने P1। अब भविष्य में कभी भी मुझे कस्टमर का डाटा चाहिए तो मैं उस P1 को रन करूंगा। जैसे आप P1 को रन करोगे तो आपका वो जो क्वेरी है सिलेक्ट वाला, वो उसके अंदर है, वो कंपाइल्ड नहीं होगी, वो डायरेक्ट रन होगी। तो आपकी जो क्वेरी है वो क्या हो जाएगी, मोर ऑप्टिमाइज हो जाएगी और एफिशिएंट हो जाएगी। यही रोल होता है प्रोसीजर का। कोई डाउट, कोई चीज समझ में नहीं है? समझ में आ गया? यानी जो क्वेरी आप चलाते हैं पहले वो कंपाइल होती है फिर रन होती है। प्रोसीजर में यूज करने से क्या होगा, जो भी आपका कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो प्रोसीजर में स्टोर हो जाएगा। बाद में भविष्य में आपको अगर वो क्वेरी रन करनी है तो आपको क्वेरी नहीं लिखनी है, आपको वो प्रोसीजर रन करना है। आपका डायरेक्ट कोड रन होगा और थोड़ा फास्ट चलेगा। इसी को प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, चलो अब ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो उसके लिए मैं अपना जो माई सिक्वल है उसको ऑन कर लेता हूँ। एक नए टैब की तरफ हम चले जाते हैं यहाँ पर, लाइक दिस। आगे हम यहाँ पर, मेरे पास एक ऑलरेडी एक डाटाबेस है, उसका नाम है माई डीबी। इसे मैं रन कर लेता हूँ। इसके अंदर एक ऑलरेडी टेबल है मेरे पास जिसका नाम है कस्टमर, उसको भी हम रन कर लेते हैं। डाटा आ गया मेरे पास। अब देखिए मैंने इस सिलेक्ट वाली क्वेरी को चलाया तो डाटा आया, लेकिन इस क्वेरी में हुआ क्या, जब आप चलाते हैं पहले कंपाइल हुई फिर रन हुई। मैं इस क्वेरी को प्रोसीजर की हेल्प से चलाना चाहता हूँ। किसकी हेल्प से? प्रोसीजर की हेल्प से। तो हम प्रोसीजर बनाकर इसको कैसे चलाएंगे, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो प्रोसीजर बना के सिखाऊंगा। एक होगा हमारे पास, देखो बताओ, मेरे पास ये डाटा है कस्टमर का। जब हम इसे रन करते हैं तो ये मेरे को डाटा दे देता है। इसमें दिक्कत यही है, पहले कंपाइल हुई है फिर रन हुई है, कंपाइल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट चलनी चाहिए। तो क्या करूंगा, प्रोसीजर बनाऊंगा। प्रोसीजर बनाते कैसे हैं उसका रूल देख लीजिए। मैं लिखूंगा, मैंने जैसा आपको बोला कि मैं यहाँ पर आपको दो प्रोसीजर बना के दूंगा, उसके बाद आप अपने कोई से भी प्रोसीजर बना सकते हैं। एक मैं प्रोसीजर आपको बना के दूंगा जिसमें से टेबल का पूरा डाटा सिलेक्ट करके निकालना सीखेंगे। एक प्रोसीजर मैं आपको बना के दूंगा जिसमें मैं किसी एम्प्लॉय की आईडी डाल के भी डाटा निकाल के आपको दे सकता हूँ। ठीक है, दो प्रोसीजर हम यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रोसीजर हम बनाएंगे, पूरी टेबल का डाटा निकालना सीखते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिएट प्रोसीजर टू गेट ऑल डेटा फ्रॉम दी टेबल। ये करेंगे हम पहले। कैसे करते हैं काम, तो मैं स्टोर करते हैं प्रोसीजर, फिर से बताऊं क्या, उठाना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी ये जो क्वेरी है मेरी सिलेक्ट वाली, इसको प्रोसीजर में कैसे डाल के रन करते हैं ये मैं सिखाने जा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आप बाकी की क्वेरी भी प्रोसीजर में डाल के रन कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, काम आसान हो जाएगा। सो नाउ लुक एट हियर, प्रोसीजर बनाने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। तो मेरे को डाटा उठाना है कस्टमर का, तो मैंने लिख दिया गेट कस्टमर। गेट कस्टमर, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन दूंगा, मेरे को उठाना क्या है। यहाँ लिखा मैंने बिगिन और एंड, डेफिनेशन देंगे इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन में लिखता हूँ कि मेरे को कस्टमर का डाटा चाहिए, तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब क्वेरी लिखने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। जैसे ही आपने सेमीकोलन लगाया आपकी कोडिंग यही खत्म हो गई, तो ये कोड कभी चलेगा ही नहीं नीचे तक। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब माई सिक्वल में आखिरी स्टेटमेंट माना जाता है कि स्टेटमेंट एंड हो गई, और बिना सेमीकोलन लगाए ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं। तो दोनों तरफ से दुविधा हो गई। ये जो आप लिखते हो ना किसी स्टेटमेंट के लास्ट में जो सेमीकोलन होता है, इसको डीलिमिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीलिमिटर क्या होता है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो,
हिंदी में कोई लाइन लिखते हो तो एक लाइन खत्म हो जाती है तो पता कैसे चलता है, एक अल्प विराम लगा देते हो आप। इंग्लिश में कोई एक लाइन खत्म होती है तो आप फुल स्टॉप लगा देते हो, उससे पता चलता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में डिलीमीटर क्या है। तो ऐसे ही सीक्वल के अंदर जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो एक से ज्यादा, तो उनके बीच में एक डिलीमीटर बना दिया जाता है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका जो डिलीमीटर होता है वो होता है सेमीकोलन। ये बात दिमाग में बैठ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक ये डिलीमीटर सेमीकोलन रहेगा आप अपनी क्वेरी को रन नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं सिस्टम के अंदर इस डिलीमीटर को कुछ पल के लिए चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। कैसे? देखो, अभी तक जो डिलीमीटर आपका सेमीकोलन से एंड माना जाता था, अब वो सेमीकोलन से एंड नहीं माना जाएगा। मैं डिलीमीटर को चेंज करने की कमांड लिखूंगा। मैं यहाँ पर डिलीमीटर को चेंज करके क्या बना दिया? आज से 2 बार एम्परसेंड। अब आपकी ये स्टेटमेंट जो भी आप कोड कर रहे हैं, ये कब एंड मानी जाएगी? जब आप 2 बार एम्परसेंड कहीं लगाओगे, तब इसको एंड माना जाएगा। अब देखो, सेमीकोलन ने एंड नहीं करा कोड को, दिक्कत नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ पर एंड, यहाँ पर मेरे कोड यहाँ पे बिगिन और एंड के अंदर लिखते हैं, अब मेरी स्टेटमेंट खत्म हो रही है, तो स्टेटमेंट खत्म हो रही है उसको कैसे बताऊंगा? ये लिख के बताऊंगा। खत्म हो गया, कोड बन गया। इतना ही होता है प्रोसीजर। अब भाई इतना करने के बाद सेटिंग, अब अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो सिस्टम में कहीं ना कहीं एम% जो है ओवरराइड हो जाएगा आपके डिलीमीटर के ऊपर। तो मैं अपने डिलीमीटर को पहले की तरह सेट भी कर दूंगा कोडिंग खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीमीटर सेमीकोलन। ये बन गया आपका पहला प्रोसीजर। चलाएं, ये मैंने रन किया, कोई दिक्कत आया? चल गया, देखो एरर सक्सेसफुली फाइंड है ना। अब इसको कॉल कैसे करते हैं? हाउ टू कॉल योर प्रोसीजर, हाउ टू कॉल योर प्रोसीजर। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कॉल नाम की स्टेटमेंट रन की जाती है, और जो भी प्रोसीजर आपको कॉल करना है उसका नाम लिखा जाता है। अब मैं यहाँ कहीं भी ऐसे नहीं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। मैंने लिखा कहीं सिलेक्ट स्टार? नहीं लिखा ना, मैंने सिर्फ प्रोसीजर को कॉल किया, और इस प्रोसीजर के अंदर आपकी ये स्टेटमेंट है। जब आप इस प्रोसीजर को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट रन होगी, लेकिन फास्ट रन होती है। ठीक है, कंपाइल्ड नहीं होता है इसका कोड। अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ, देन यू गेट आंसर। अब इस आंसर का जो डिफरेंस है आप पता नहीं लगा सकते, नो रिकॉर्ड और कहीं एक अरब रिकॉर्ड, फर्क नहीं होता है क्या? इसका फर्क आपको देखना है, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। यानी जब इसके अंदर रिकॉर्ड कम से कम 10-12 लाख होंगे तब आपको ये फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ये 0 सेकंड से भी कम में फायर हो गया। नीचे देखिए आप, देखो नीचे दिख रहा है। हाँ, ये तो कोई भी क्वेरी आप डाटाबेस से सिलेक्ट करते हो 0 सेकंड भी चल जाती है, इतना कम रिकॉर्ड है ये फर्क कब दिखेगा? जब बड़ा रिकॉर्ड होगा। ये मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया। अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर आप कहोगे तो एक प्रोसीजर और बना देते हैं आप लोग। हाँ, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक प्रोसीजर हमारे पास हो जिसमें हम आईडी डाल के डाटा सिलेक्ट कर लें। ठीक है, पैरामीटर पास करके हम डाटा सिलेक्ट कर लें। तो देखिए कैसे बनाते हैं उसको भी। क्रिएट प्रोसीजर to get customer record on a basis of एम्प्लॉय आईडी, ऑन अ बेसिस ऑफ आईडी। आईडी के आधार पर मैं अब आपको कस्टमर का रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए फिर से एक प्रोसीजर बनाएंगे। प्रोसीजर बनाने की कमांड वही रहेगी, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम गेट कस्टमर बाय आईडी। ऐसे इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स पास करूंगा। तो मेरे को इनपुट पैरामीटर पास करना है, उसके लिए कीवर्ड होगा इन। अब मैं पैरामीटर का नाम लिखूंगा, दैट इज आईडी। अब उसका डाटा टाइप लिखूंगा इंटीजर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन किसमें देते हैं? बिगिन और एंड में देंगे। डेफिनेशन इसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है भाई, डेफिनेशन इसके अंदर रखी जाती है। अब मैं क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, हमारे कॉलम का क्या नाम है यहाँ? EID। किसके बराबर हो? आईडी के। सेमीकोलन लगाते फिर एरर आ गया, डिलीमीटर फिर बदलेंगे। ऊपर जाओ, डिलीमीटर बदलने की कमांड लिख दो, डिलीमीटर एम्परसेंड, और इसको यहाँ पर खत्म कर दो, और अंत में डिलीमीटर फिर से सेट कर दो अपना। तो हमेशा के लिए ये रहेगा ना, उसको पहले की तरह सेट नहीं करके जाओगे। हाँ, किसी के ऑफिस में बैठे हो, एसी वेसी चला के बैठे हो, जब जाओगे बंद नहीं करोगे लाइट वाइट, तो चल तो चालू रहेगा ना, बिजली का बिल कौन भरेगा?
अभी क्या करें, इसको फिर से सेट कर देंगे हम यहाँ पर जैसे समझ में आ जाए वैसे समझ लो मेरे लिए, ठीक है। पहले की तरह सेट करके जाएंगे ना अपनी चीजों को। अब पहले की तरह सेट कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, कंट्रोल एंटर, रन हो गया। अब कॉल करेंगे, इतना सिंपल है, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें यार। कॉल, यहाँ लिखा गेट कस्टमर आईडी, बताओ किसका रिकॉर्ड ढूंढना है, 2 नंबर का, पास कर दो, आगे 2 का डाटा। अरे जिस बंदे का नाम डालोगे उसका डाटा है, 4 का ढूंढना है, ये 4 का आ गया। ये फास्ट चल रहा है बस कंपेयर टू द अदर, ठीक है। आप देखते हो ना फेसबुक पे, जब आप लॉग इन करते हो तो फेसबुक पे 2 से 3 मिलियन 3 बिलियन यूजर है, 3 अरब यूजर है। और आप फेसबुक पे लॉग इन डालते हो तो 2 सेकंड के अंदर अंदर तुमको अपना लॉग इन मिल जाता है। अगर वो इन चीजों को ना लगाए ना तो एक एक सेकंड का फर्क पड़ता है। आप फेसबुक पे लॉग इन करो, 10 सेकंड तक वेट करो तो फेसबुक चलाना छोड़ दोगे एक दिन। नया लगाते तुरंत खुलता है, कैसे वो फास्ट तरीके से चला रहे हैं सब चीजें, ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी को प्रोसीजर कहते हैं। आगे समझ में? अगर कहो तो एक डिलीट का भी बना दूं, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो। सर ये इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है इनपुट, मैं प्रोसीजर को इनपुट दे रहा हूँ एक आईडी, तो इन मतलब इनपुट, और इंट मतलब डेटा टाइप। बिगिन और एंड होता है, बिगनिंग, अपना कोड जो भी लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, बिगिन और एंड के बीच में लिखोगे। किसके बीच में? इनके बीच में। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ, बिगिन और एंड के बीच में। बिगिन और एंड के बीच में जो भी आप क्वेरी लिखते हैं वो लिखी जाएगी। अरे मेरे लिखे कुछ मर्जी लिखो, हाँ, वो चलानी है ना आपको प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए, वो होती है, कुछ भी कमांड लिखो आपने लिखे। नहीं, जो आप चला, जो नॉर्मली आप कमांड चलाते हो उससे उससे टाइम बचाने के लिए आप इसको लिख रहे हो। कोई कमांड आप ऐसे चलाते हो सिलेक्ट और डिलीट के एक साथ, कुछ सेंस बनता नहीं है। मेरे लिए तो लिख लो, मेरे लिए तो लिख लो, कुछ सेंस थोड़ी ना बनता है, किसी प्रोसीजर को रन कर रहे हो, सिलेक्ट के साथ डिलीट भी हो रहा है, सेंस नहीं बनता। कुछ भी कितनी भी करानी हो, ज्वाइन की क्वेरी लगाते हैं यहाँ पे, क्वेरी नहीं सीखी? अरे भाई मेरे यहाँ क्वेरी लिखनी है, अब तुम कहते हो ज्वाइनिंग की, तो मैं तुमको ही खड़ा कर दूंगा, ज्वाइनिंग नहीं सिखाई कल, अब तो लिख लो यहाँ पे। मेरा काम है प्रोसीजर बताना, अब तुमको ज्वाइनिंग क्लास शुरू होती ही पूछा था कल का डाउट है, तब तो तुम मुंह में शहद जमा के बैठ गए सारे। तो कल की वो क्वेरी आपको आती है, ज्वाइनिंग लगाओ, जो मर्जी लगाना है, मेन मोटो समझो ना। वो कितना लो, सिंगल मल्टीपल, मेन काम है आप अपनी क्वेरी को यहाँ डाल दो बस, चल जाती है, ठीक है। डाटा डिलीट करने का प्रोसीजर बनाना है, मान लो डिलीट रिकॉर्ड यूजिंग प्रोसीजर, ठीक है। पहले डाटा देख लो है क्या हमारे पास, तो उसी के आधार पर डिलीट करेंगे। देखो मेरे पास ये कस्टमर की रिकॉर्ड है, नो रिकॉर्ड, ठीक है। अब डाटा डिलीट करने का प्रोसीजर बनाना है, सबसे पहले डिलीमीटर चेंज करेंगे। अब मैं बनाऊंगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देंगे, तो मैंने प्रोसीजर का नाम दे दिया डिलीट कस्टमर बाय आईडी। अब आईडी पास करूंगा एक इंटीजर टाइप में, इनपुट आईडी पास कर दिया इंटीजर टाइप का, ये मैंने डेफिनेशन दे दी, यहाँ डिलीमीटर चेंज कर दिया। अब यहाँ कोडिंग तो लिखनी है, डिलीट की कोडिंग नहीं आती, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ई आई डी इज इक्वल, कुछ है ही तो, कुछ है भी तो नहीं ना, मैं क्या ही सिखाऊं, कुछ है बताओ। रन किया, ये बन गया। अभी कॉल करते हैं इसको, लो कॉल डिलीट कस्टमर आईडी, आईडी डाल देता हूँ, चलो 9 नंबर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 9 नंबर है कि नहीं है इसमें। आप देखिए इसमें 9 नंबर मौजूद है ना, 9 नंबर मौजूद है ना। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, ये रन किया, खत्म। ये क्या बोला मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? 9 नंबर देखो, 9 नंबर आईडी ठीक है। यहाँ देखो डिलीट की क्वेरी तो गड़बड़ नहीं है कुछ। इसमें एक इन है, एक आउट भी होता है, उसको क्यों यूज करते हैं? आउट होता है जब हमें डाटा कहीं पर राइट कराना हो, तो आउट का इतना यूज होता नहीं है, हमारा डाटा यहीं पे राइट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो हमें बाहर मतलब किसी वेरिएबल में कोई डाटा देना नहीं होता है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। यानी जो भी डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो एक टेम्परेरी डाटा होता है, रियल में ये डाटा आपका यहाँ पर कोई जगह नहीं लेता। ये एक रिजल्ट सेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट बोलते हैं। तो उसको आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो डिफॉल्ट अपने आप ही हो जाता है, हम लिखते ही नहीं है उसे। समझ में आ गया यहाँ तक? इनपुट करके डाटा आप निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं
फंक्शन, ये तो खत्म हो गया, ये मैं आपको भेज दूंगा फाइल। अच्छा, एक चीज मेरे को लगता है इसमें बतानी चाहिए आप लोगों को, अगर कोई प्रोसीजर आपने बना लिया और आपको लगता है कि प्रोसीजर डिलीट करना है आपको, बन गए हैं, हटाना पड़ गया, तो कभी हटाना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए हाउ टू रिमूव दी प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को रिमूव करने की कमांड, देखिए मेरे पास 3 प्रोसीजर हैं, नाम देख सकते हैं। ये प्रोसीजर आपको यहाँ भी दिखते हैं, जब आप अपने डाटाबेस को यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो अपने डाटाबेस में यहाँ नीचे दिखते हैं प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीजर आपने बनाया वो यहाँ भी दिखते हैं आपको, और कमांड से भी आप ला सकते हैं, ऊपर मैंने बताया था। अगर आपको कोई प्रोसीजर डिलीट करना है, मान लीजिए मेरे को ये वाला डिलीट कस्टमर आईडी वाला प्रोसीजर हटाना है, आई डोंट नीड इट, तो मैं कैसे हटाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, प्रोसीजर का नाम जो भी है एग्जिस्ट, डिलीट कस्टमर आईडी, दैट्स फिनिश। अभी रन कर दो, खत्म प्रोसीजर। अभी वो प्रोसीजर दिख रहा है आपको यहाँ पे, उड़ गया। और आप अपनी क्वेरी से यहाँ से भी लाओगे तो भी वो प्रोसीजर आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब मैं जब इतना ही कर दिया तो मैं सारे प्रोसीजर ही डिलीट कर देता हूँ, स्पेस भरता है खामखा अपने लैपटॉप में। अब आपके सामने डिलीट हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। ये दो, अब मेरे पे कोई प्रोसीजर नहीं है भाई, एकदम खाली, एकदम चल। अब कुछ भी चला लो प्रोसीजर का कुछ नहीं चलेगा, ये रन किया कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोसीजर बनाए, डिलीट करे, देख दाख के खत्म हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। फंक्शन, आप लोगों ने एक्सेल में काफी सारे फंक्शन यूज करे हैं, मतलब माई सीक्वल में करे हैं ना। आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद अपना फंक्शन बना सकते हैं, जैसी आपको जरूरत हो। तो वहां पर हम अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये बनते कैसे हैं, बात आती है ये बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको 2 फंक्शंस बना के दिखाऊंगा, फिर टॉपिक को खत्म करेंगे। पहला सैंपल, फिर एक थोड़ा दूसरा सैंपल। So now the next one is UDF. UDF का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये क्यों बनाए जाते हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहे हो आप और किसी काम के अंदर कोई लॉजिक लग रहा है, तो आप अपने लॉजिक को इसमें डाल सकते हो, और लॉजिक को इसमें डालने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। सो वी कैन स्टोर द लॉजिक इनसाइड इट, वी कैन स्टोर आवर लॉजिक inside the function so that user can call it anywhere। तो यूजर क्या है, इसको कहीं पर भी कभी भी कॉल कर सकता है, so that user can call it anywhere at any time। ठीक है, to save programmer efforts, to save programmers efforts। तो बार बार एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ लिख रहे हो, लिखो, चलो लिखो, ये मैं भेज दूंगा वैसे तो खैर। We can store our logic inside the functions so that user can call it anywhere at any time to save programmers efforts। मैं इसको 2 लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, डेफिनेशन हमारी डन हो गई। अब एक फंक्शन की ख्वाहिश है कि एक फंक्शन बनाना सीख जाए, तो मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना सिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल, जल्दी से समझ में आ जाएगा। एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज, हम 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, 2 नंबर ऐड कैसे करते हैं उसका फंक्शन, फिर मैं 2-3 फंक्शन आपको दे दूंगा, बैठ के बनाना अपना लैपटॉप में। तो फंक्शन बनाने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट फंक्शन। अब फंक्शन का नाम देना होगा आपको, तो मैंने नाम दे दिया सम ऑफ नंबर, ऐसे दे दिया मैंने, सम ऑफ नंबर। अब 2 नंबर मेरे को इसमें पास करने होंगे ऐड करने के लिए। पहले नंबर का मैंने नाम दे दिया x, ये इंटीजर टाइप का होगा। दूसरा नंबर पास कर दिया y, इंटीजर टाइप का। ये 2 नंबर मैंने पास कर दिया, इतना समझ में आया, 2 नंबर पास कर दिया। अच्छा, फंक्शन की खासियत क्या होती है कि ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू कॉल अ फंक्शन इट विल रिटर्न समथिंग। हमेशा याद रखना, व्हेन यू कॉल अ फंक्शन इट रिटर्न समथिंग। आप एक्सेल में भी देख लीजिए, कोई फंक्शन आप सम लिख के कॉल करते हो, डाटा देते हो, तो बदले में कुछ देता है आपको, रिटर्न करता है, नहीं करता है कि नहीं करता है। तो फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग, ये सर्वमान्य सत्य है, चाहे आप कोई भी भाषा पढ़िए, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पर मेरे को लिखना होगा रिटर्न्स। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्या रिटर्न करेगा, ये भी आपकी सोच है, ये आपको बताना पड़ेगा। एक बात बताओ, 2 नंबर ऐड करूंगा तो बदले में नंबर ही मिलेगा ना, तो इंटीजर ही रिटर्न होगा, ये भी पता हो गया। अच्छा, इसके बाद ना एक लाइन और लिखनी पड़ती है यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन काम करे
वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, उसके लिखने से फंक्शन काम करता है वरना फंक्शन काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक। अगर आप इस चीज को हटा दीजिएगा फंक्शन काम नहीं करता, फंक्शन को चलाता कौन है, ये स्टेटमेंट चलाती है, ये आपके फंक्शन को आपके स्टेटमेंट से रन करती है, तो डिटरमिनिस्टिक लगा दीजिएगा। अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, कोड कैसे लिखते हैं भाई, बिगिन और एंड में। अच्छा अब मैं अपना कोड चालू करता हूँ, यहाँ पर आ जाइए बिगिन और एंड के अंदर आ गए। सबसे पहले मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग जानते हैं, छोटा मोटा पाइथन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा 2 नंबर जोड़ने के लिए थर्ड वेरिएबल बनाते हो और थर्ड वेरिएबल में उन दोनों को जोड़ते हो, जोड़ते कि नहीं जोड़ते, तो मेरे को एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा जेड नाम का। तो सिक्वल में कोई वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सिक्वल में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक स्टेटमेंट होती है डिक्लेयर। पाइथन में कैसे करते हो वेरिएबल डिक्लेयर, जल्दी बताओ, देखो आप मेरे को गुस्सा दिला रहे हो तुम। देखिए पाइथन में डिक्लेयर एंड डिफाइन डायरेक्ट होता है, ठीक है, बट यहाँ पर वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, तो मैं वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखूंगा, डिक्लेयर नाम का कीवर्ड। तो वेरिएबल कभी भी आपको सिक्वल में डिक्लेयर करना है तो आपको डिक्लेयर नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। अब मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसका डाटा टाइप लिखूंगा। अब इस स्टेटमेंट को खत्म करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, तो स्टेटमेंट खत्म करने के लिए सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाते हैं यार। अब इसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ, अब इसमें रट्टा नहीं मारना, आपको पता होनी चाहिए समझ के क्यों लिख रहे हैं हम इसे, है ना। हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको एंड करूंगा, अब मेरे लिए तो कुछ भी हो अंदर कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, और लास्ट में अपना डिलीमीटर सेट कर देंगे, खत्म। अब अपना कोड बनाएंगे धड़ाधड़ यहाँ पे, ठीक है, जेड वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल के अंदर इन दोनों को सेट कर देंगे, एक्स प्लस वाई को असाइन करेंगे वैल्यू। तो वेरिएबल में जब पाइथन में आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो वेरिएबल के साथ क्या लिखते हो, वो तो असाइन करते हैं, वेरिएबल से पहले कुछ लिखते हैं। यहाँ पर मैं अगर ऐसे वेरिएबल असाइन करूं जैसे पाइथन में करते हो आप, ऐसे नहीं लेगा ये, ऐसे नहीं लेगा, देखो ले रहा है कोई। तो यहाँ पे वेरिएबल असाइन करने के लिए सेट नाम का कीवर्ड लिखते हैं, वेरिएबल असाइन हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर, असाइन करने के लिए सेट। अच्छा अब वेरिएबल भी सेट हो गया, अब मेरे को क्या करना है, आंसर किसके पास है, जेड के पास, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जेड, खत्म, कोड बन गया भाई साहब। अब ये क्या करना है, रन करना है खाली आपको, कंट्रोल एंटर, ये रन हो गया, बन गया ना फंक्शन। अब आपको कुछ और चला के दिखाओ फंक्शन कैसे चलते हैं, याद करो आपको मैंने एक फंक्शन दिया, मान लीजिए आज का टाइम बताओ कितना है सिस्टम में, कैसे बताते थे, चलो आज का टाइम ही बता दो, तुम कैसे निकालते हो बताना जरा, मेरे को डाउट होगा तुम लोगों में। सिलेक्ट, हाँ जी, तो ये मत देखो, ये थोड़ी ना टुडे 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 से डेट आती है और वो भी नहीं आई अभी तो। छोड़ो कर लेना, तुम तो यहाँ आ जाओ तुम, उसको मैं क्या ही रफू करूँ, देखो यहाँ पर आ गए, हम सिलेक्ट आ गए। फंक्शन वैसे ही रन होता है जैसे आप सिलेक्ट लिखते हो फिर फंक्शन का नाम, अभी मैंने जो फंक्शन बना उसका क्या नाम है, सम नंबर। अब इसको कॉल करो यहाँ पे, सम नंबर, कितने नंबर जोड़ने हैं, 2, 10 और 20। अभी मैं रन करूंगा, उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, देखो सीख गए फंक्शन बनाना। अभी डाउट है तो एक और सिखा दूं, अच्छी पक्की हो जाएगी, एक सीख ले कोई नहीं। एक और फंक्शन बनाना सीखते हैं, देखो इस बार ना तगड़ा वाला लॉजिक लगाएंगे कोई, जिसमें मतलब आपको कोडिंग भी आ जाए करनी, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में ना इफ एल्स वगैरह आता है, अगर आपको थोड़े बहुत लॉजिक लगाने हैं तो क्या सीखना पड़ेगा, इफ एल्स सीखना पड़ेगा। और जब हम किसी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लगाते हैं ना तो उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो अब मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाला हूँ प्रोसीजरल लैंग्वेज, इफ एल्स लगाऊंगा माइसिक्वल में, देखो। तो इस बार हम फंक्शन बनाएंगे, एक नंबर होगा हमारे पास और हम चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए इफ एल्स लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ अगर हम इस कोड को बनाना सीख गए तो कहीं ना कहीं आप माई सिक्वल में पीएल एसक्यूएल भी थोड़ा बहुत सीख जाओगे, आपको इफ एल्स लगाना आ ही जाएगा, उसी के तरह बनते हैं सारे प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर लगाते हैं इवन ओड फंक्शन। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले डिलीमीटर चालू करो अपना, फिर फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम रखो, एक नंबर पास करो, इंटीजर टाइप का नंबर पास करेंगे।
अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि बदले में ये आपको रिटर्न क्या करेगा। अगर आप इवन ओड कोई फंक्शन बनाते हो और उसमें कोई वैल्यू पास करते हो 12, अब आप ये बताओ बदले में क्या रिटर्न करेगा, वो आपको क्या बताएगा। हाँ तो टेक्स्ट में आएगा मैसेज, वही कह रहा था, बस आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए यहाँ पर। रिटर्न करेंगे क्या, एक टेक्स्ट मैसेज, ठीक है ना। इस चीज का ज्ञान आपको जितना जल्दी हो जाएगा, चीजें में एरर कम आएंगे आपके पास। रट्टा नहीं मारना कि इंटीजर करना है, इवन और इंटीजर थोड़ी ना होता है। अच्छा इतने के बाद क्या करते हैं लास्ट में, अब क्या लगाते हैं यहाँ पे, अरे जो कनेक्ट करता है जिसके बिना चलता नहीं है ये, हाँ डिटर्मिनिस्टिक, उसके बिना थोड़ा ना चलेगा। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे। ये बन गया ना सेटअप। अब जाके यहाँ पे कोडिंग सीखनी है, अब देखो कोडिंग में लगेगा मत्था। अब देखो नंबर n के पास है, तो मैं सबसे पहले जब ये कोड चलेगा तो ये बदले में मेरे को कुछ रिटर्न करेगा, तो जो ये रिटर्न करेगा उसको किसी वेरिएबल में तो डालोगे, तो एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर लो। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, वेरिएबल का नाम मैंने रिजल्ट ले लिया। अब ये टेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए, यही काम हो गया ना, बढ़िया। अच्छा अब हम यहाँ पे इफ एल्स लगाएंगे, अपना अपना लॉजिक यहाँ लगाएंगे हम इफ एल्स का। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ, ठीक है, नंबर है n के पास, उसको मोड करेंगे 2 से, ये रिमाइंडर निकाल लेगा। अब उसको कंपेयर करेंगे 0 से, अगर ऐसा है तो क्या हो, तो जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालेंगे मतलब असाइन करेंगे, असाइन करते तो सेट यूज होता है। अभी समझ में आ गया, केस समझ में आ गया सारा। अगर ऐसा नहीं है एल्स पार्ट पे जाएंगे और सेट करेंगे रिजल्ट में कुछ और, इस बार सेट तो पहले भी था, अब बाद में हम इसको बंद कर देंगे, बंद हो गया पूरा, ठीक खत्म हो गया एंड इफ का। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, एक सेमीकोलन यहाँ डन, ठीक है। अब मेरे पास जो रिजल्ट है उसी में तो है आंसर, है कि नहीं, उसको रिटर्न कर देंगे। ये लो है, बताओ इतनी बड़ी बड़ी कमांड बन जाती है जब चलाते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं 30-30 40-40 लाइन की कमांड, लॉजिक होते हैं। किसी ने यहाँ पे कोई खतरनाक सा लॉजिक लगा दिया तो 50 लाइन का कोड बन गया सीक्वल में। अभी हम इसको चलाते हैं, देखो कंट्रोल एंटर, कोई एरर आया। अब कॉन्सेप्चुअली सही रहो बस, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सही हो, कॉन्सेप्ट सही है, एरर नहीं आते कुछ भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पकड़ लो। आप लोग क्या करते हो पता, कॉन्सेप्ट को छोड़ के सब कुछ पकड़ लेते हो, इसलिए तुम्हारे बग्स एरर निकलते हैं। और यही चीज मैं आपको प्रोसीजर में बोल रहा था, कुछ नहीं है, टेम्पलेट सीख लो प्रोसीजर बनाने का, कोडिंग फिट करो उसके अंदर, बन गया। अब चला लें इसको, सिलेक्ट, क्या नाम है इसका, इवन ऑड, ये मैंने डाला 12, तुरंत उत्तर देगा ये, देखो इट इज इवन, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो। और मैं कुछ और डालता हूँ, ये बताएगा इट इज, तो आपका फंक्शन भी खत्म हो गया। कोई दिक्कत, सीख गए तुम तो यार, फंक्शन सीख गए, बना ही लोगे छोटे मोटे लॉजिक अपने, फंक्शन सीख गए। एंड डाटाबेस से डाटा निकालना है तो उसके लिए फंक्शन से बढ़िया तो वो प्रोसीजर है। डाटाबेस से अगर काम करना है तो प्रोसीजर, और नॉर्मल अपने छोटे मोटे लॉजिक लगाने हैं तो फंक्शन। समझ में आ रही बात, डाटाबेस से काम करना है तो प्रोसीजर, होता तो फंक्शन की तरह ही है, और अपने छोटे मोटे लॉजिक लगाने हैं तो खेल खत्म। अगर ये नहीं भी सीखते कोडिंग तो तब भी आती है। ये क्यों सीख रहे हैं, थोड़ा एडवांस के लिए बस, ठीक है, उसलिए सीखा हमने, ये कंप्लीट होता है। अब एक हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है, उसके बाद आज आखिरी दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा अभी के अभी तुरंत, उसमें 25 से 30 सवाल होंगे, वो अपना करके मेरे को भेज देना, तो फिर कल नहीं आना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ क्या नहीं पढ़ेंगे, विंडो फंक्शन है कहाँ कोर्स में, अरे वो अलग चीज है, जो चीज नहीं है वो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, वो अलग चीज होती है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। मेरा पहला मोटो क्या होता है जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कंटेंट का कुछ छूटे ना। अगर तुम्हें अब भी डाउट है तो मैग्नीफायर खरीदो मार्केट से और देखो कोई चीज रह तो नहीं गई है तुम्हारी, कोर्स देखो अपना। अब मैं विंडो फंक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब विंडो फंक्शन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है कुछ भी नहीं, 10-15 मिनट का है मेरे लिए तो, लेकिन कोर्स में नहीं है। आऊंगा मैं अपने तरीके से आऊंगा, वो तो ऑर्डर नहीं, मैं वो तो मेरे ऊपर है, मैं जनरल, वो तो मैं कोर्स थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ तुम्हारा, तुम कोर्स देख लो, तुम चले जाओ कहीं भी, कोर्स थोड़ी ना छोड़ा है मैंने आपका, समझ रहे हो बात। चाहिए था ना, मेल डालो, क्यों नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ नहीं है तो।
आर यू गेटिंग? कल को तो कोई बच्चा बोलेगा ट्रिगर होता है, ट्रिगर भी तो होते हैं, अब बता है ट्रिगर? कहाँ है ट्रिगर? फिर अब मैंने इफ एल्स बताया, इफ एल्स है तुम्हारे पूरे कोर्स में नहीं है इफ एल्स, देख। हाँ फिर एक्स्ट्रा में ऐड कर ले इसको, ऐसे थोड़ी ना मेन चीज होती है कंटेंट। अब मैं पढ़ा लूँ? जो जो चीजें सारी इंपॉर्टेंट होती है ना वो कोर्स कंटेंट में पहले से ही ऐड करके देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सबके इंटरव्यू क्रैक हो, अपना जब भी आप क्लास लेते हो कोर्स मॉड्यूल लेकर बैठा करो, उसकी कोई चीज मत छोड़ा करो, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। मिल गया जवाब? सीक्वल का इंटरव्यू होगा तो पास नहीं होने वाले तुम, माई सीक्वल का हो गया तो पास हो जाओगे। सीक्वल और माई सीक्वल में फर्क होता है ना। फिर अब सीक्वल का इंटरव्यू देके थोड़ी ना पास हो रहे, सीक्वल तो बहुत बड़ा होता है। आप माई सीक्वल पढ़ रहे हो बेटा, माई सीक्वल में जितना कंटेंट आपको बताया गया ये सफिशिएंट है। समझ में आया? आपके मॉड्यूल में 5 महीने का कोर्स है सारा, आप सीक्वल को अलग से एडमिशन लो, वो अकेला 5 महीने का है, आप उसको बराबर करोगे यहाँ पे? बताओ करोगे क्या? अकेला सीक्वल 5 महीने का होता है, अकेला सीक्वल, और आपके मॉड्यूल में एक सीक्वल का पार्ट है, तो बराबरी कैसे कर लोगे आप? और वो जो 5 महीने का सीक्वल होता है वो मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम क्या पढ़ोगे? SQL डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DB होता है, क्लस्टर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिरर इमेजेस होती है, बैकअप होता है। अभी SQL में से कोई डेटाबेस उड़ा दो वापस आ जाएगा? तुम ला सकते हो? ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, तुम पूरी ताकत लगा के ना यहाँ पे कमांड ऐसे चलाना, ड्रॉप डेटाबेस माई DB, ये रन कर देना आप। जैसे ही तुम रन करोगे विद इन 5 सेकंड वो दोबारा प्रकट हो जाएगा, जैसे रावण के सर प्रकट हो जाते हैं अपने आप। कभी सुना है ऐसे? मान लो डिलीट कर रहे हैं वापस आ गया, डिलीट कर रहे हैं वापस आ गया। बैकअप, रिस्टोरेशन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग ही होता है भाई। वही तो कह रहा हूँ, यही तो वही है। अब तुम्हारे कोर्स में रखा है, आपके कोर्स में लिमिटेड है, सही है वो। हाँ माई सीक्वल आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में देंगे ना, उसमें जो सीक्वल आपसे पूछेंगे सफिशिएंट है, उसके मूड पे है तो। लेकिन इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में तो इतना ही सीक्वल पूछेगा। कहाँ लिख रहा है? वैसे पढ़ाता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। देखो मैं अपना कंटेंट पे चलता हूँ, मेरे साथ जो भी पढ़ा है बच्चा उसको पता होगा। पता करना है कि कौन कौन से फंक्शन आपने बना रखे हैं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा आपको कि हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग फंक्शन। देखो इसका भी कोड देखो, तुम लोगों को पूछनी चाहिए चीजें, मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाउ टू खत्म हो गया था ना हमारी तरफ से, तो ये मेरे को ध्यान आया अचानक से ये बताना, तुम दूसरे के चक्कर में ये खोदोगे अपना। हाउ टू चेक द एग्जिस्टिंग फंक्शंस, ठीक है, इन डेटाबेस, तो कैसे पता चलेगा? देखो उसके लिए कमांड वही आपकी फायर होगी, आप लिखेंगे शो फंक्शन स्टेटस वेयर db इज इक्वल टू डेटाबेस। अभी रन करते हैं, तो आपके कोड में दो फंक्शंस आपने बना रखे हैं, सब पता लग रहा है? पता लग गया ना? तो आपने दो फंक्शंस बना रखे हैं, वो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई फंक्शन अगर आपको इन फ्यूचर बाद में डिलीट करना पड़े, अब वो भी देख लो, हाउ टू डिलीट फंक्शन। अब देखिए दो फंक्शन है, मैं तो दोनों को उड़ाऊंगा वैसे तो। उसके लिए आप लिखेंगे ड्रॉप फंक्शन, फंक्शन का नाम इवन ऑड, उसके बाद लिखेंगे इफ एग्जिस्ट, ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट इवन ऑड। अब मैंने रन किया, ये ड्रॉप हो गया। अच्छा दूसरा कौन सा फंक्शन था उसको भी ड्रॉप करते हैं, तो सेम स्टेटमेंट को फायर करेंगे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या था दूसरा फंक्शन, सम नंबर। अभी हम रन करते हैं, सो इट्स फाइन। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है इसमें, फंक्शन वंक्शन सब खत्म, ठीक है। अब बन गया ना प्रॉपर नोट्स, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ध्यान से देखिए। मैं आपको एक एक्सेल की फाइल दिखाऊंगा, और उस फाइल में पहले से मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा यहाँ पर लाना आपको सिखाऊंगा, यानी किस तरीके से एक्सेल फाइल का डेटा सीक्वल में लोड करते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल डेटा। यहाँ पर एक्सेल डेटा को CSV डाटा के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम, CSV फाइल। मैंने आप लोगों को जब एक्सेल पढ़ाया था तब आपको बताया था, जब भी डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सेल फाइल की जगह क्या यूज होता है, CSV फाइल यूज होता है, ठीक है। तो
एक्सेल यानी CSV फाइल इनटू माई सिक्वल। इसकी जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, वेबसाइटों में डाटा होता है, वेबसाइट के डाटा को सिक्वल में लाना पड़ता है, तो वेबसाइट के डाटा को आप एक्सेल में ला सकते हो, सिखा दिया है। और एक्सेल में एक बार डाटा आ गया उसकी CSV फाइल बना लो, और CSV फाइल का डाटा यहाँ इंपोर्ट हो जाता है, आपका काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डाटा दिखा देता हूँ और वो डाटा आपको सिक्वल में लाके दिखाएंगे। तो मैं एक बाइनरी फाइल का डाटा खोलता हूँ, CSV फाइल का डाटा, सॉरी, तो देखते हैं कुछ पड़ा हो। तो ये टाइप से तो आ ही रही है फाइलें, CSV फाइल देखना है मेरे को। ये रही दिख रही है दुनिया भर की फाइल, कोई भी एक फाइल खोल लेते हैं, ये CSV फाइल है छोटी छोटी सी। ठीक है, साइज नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा, व्यू डिटेल में ही सही लगता है। देखो ये CSV फाइल है, मैं कोई भी एक CSV फाइल खोल लेता हूँ और उस डाटा को आपको SQL में पहुंचाऊंगा। ठीक है, आपकी कोई चॉइस हो तो बता सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर एक फाइल दिख रही है मेरे को, कंट्री के नाम से दिख रही है, इसको भी खोल सकते हैं, कार के नाम, एक्टर के नाम से भी दिख रही है, कोई छोटा सा देखते हैं, एम्प्लॉय का डाटा हो, एम्प्लॉय के नाम से भी दिख रहा है, तो इसी डाटा को खोल लेता हूँ मैं। तो इस डाटा में देखो ये मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं, है ना, 10 रिकॉर्ड है आपके सामने है, मैं इनको सिक्वल में पहुंचा के दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, नाम ध्यान आ गया, क्या नाम था उसका, ये नाम था EMP, बस याद रखना EMP याद रखो और कुछ याद नहीं करना। अब देखो मैं सिक्वल में वो डाटा लाऊंगा कैसे, मैं बनाऊंगा सबसे पहले यहाँ पर एक डाटाबेस। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया, नहीं एक्सेल में कोई डाटा होता है और वो डाटा आपको सिक्वल में लाना है, वो आपके ऊपर है, इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखा रहा हूँ मैं, वो काम पे डिपेंड रहता है, मैं इसको क्या ही अपनी तरफ से हाँ ना बोलूँ, डाटा इंपोर्ट करना बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मैंने इस डाटाबेस को यही नाम दे दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये मेरा डाटाबेस बन गया, अब मैं इसे यूज कर लूंगा, ये यूज भी हो गया। अब ये डाटाबेस आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डाटा यहाँ पे हमें रन कर, मैं आपको नुकसान नहीं चाहता, मैं तो बता देता हूँ हो जाता है, तो शुरू से बता रहा हूँ आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, डाटा हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, हाउ वी कैन इंपोर्ट द डाटा। सबसे पहले आपको अपने डाटाबेस की पे जाना है जहाँ डाटाबेस बनाया है, इसके बाद अपने टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने पर ये आपसे CSV फाइल मांगेगा, आपको सिर्फ ब्राउज करके वो CSV फाइल दे देनी है, तो हमने उस फाइल को सर्च करना है, ये रही EMP की CSV फाइल, और इसको देने के बाद आप लोग, इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है, आपकी फाइल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर देना, वो फाइल डिलीट हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको, ये आ रही है ना यहाँ पे, छोड़ो, आ गई ना फाइल हमारी। ठीक है, 2 बार सेलेक्ट हो गई होगी, जो भी है आपकी फाइल आ जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे टेबल का नाम पूछेगा कि क्या आप इसको नाम वही रखना चाहते हैं, जिस फाइल को आप इंपोर्ट करते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट उसी नाम से बनाते हैं, लेकिन आपके पास राइट्स होते हैं, आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कार, कार, बस, बस, जो भी देना है आपको। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसको, नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा डाटा दिखा देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सेटिंग करनी होती है, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, आपको बस सेटिंग छेड़नी होती है। जो टेबल में आपके कॉलम होते हैं ना वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, और जो उसमें रिकॉर्ड एंटर होता है लाइन सेपरेटेड होता है, और लाइन सेपरेटेड का कोड होता है CR। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, अभी जितना भी डाटा इंपोर्ट हो सकता है उसको रेडी करेगा, देखो प्रिपेयर कर रहा है इंपोर्ट होने के लिए। ठीक है, अभी बता देगा उसमें काउंटिंग करके कितने रिकॉर्ड है, देखना। अब वो कह रहा है भैया ठीक है मैंने सारा डाटा रीड कर लिया है, नेक्स्ट दबाओ तो मैं आगे बढ़ूँ, आप नेक्स्ट कर देना। वो देखो 10 रिकॉर्ड कर लिए, 10 थे ना उसमें, हो गया काम, इतना टाइम उसको लगा। अभी फिनिश करते हैं, मतलब 1 सेकंड का भी चौथा भाग लगा उसको ये सारे रिकॉर्ड लिखने में, और हम तो लिखते तो 2-3 मिनट लग जाते।
अभी आएगा, नहीं रुक तो जाओ, यहाँ तक पहुंच गया ना। अब आपको डेटा देखना है, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेना है ना। अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो टेबल्स। अब आप शो टेबल्स करोगे ना, डेटा यहाँ पे टेबल में आएगा। अब इस टेबल को चेक करो रन करके, अगर चल जाए तो ठीक है, और ना चले तो क्या होता है, एक्सेल को मतलब सीक्वल को दोबारा से रिस्टार्ट करके चलाया करो, ठीक है। अभी चल जाए तो ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आ गया, खत्म बात। बताओ कितनी देर लगी। ये सारा का सारा डाटा आपका एक्सेल में था, आपके टेबल में इंपोर्ट हो गया। अगर कल को वही डाटा मैं आपसे कहता है इंसर्ट करो, तो सोच लो इंसर्ट करने की क्वेरी कितनी लिखनी पड़ती, एक एक करके रिकॉर्ड नहीं डालते, कितना टाइम वेस्ट हो जाता तुम्हारा। तुरंत आ गया। कल को कोई प्रोजेक्ट मिले तुमको, है ना, तो सारे डाटा को पहले एक्सेल में फीड करो, दर 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 दर, एक एक फाइल बना लो, सारी टेबल की बना लो, 25-25 एक्सेल में लिखने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद तुरंत इंपोर्ट मार दो, फिर अपना काम कर लो। ऑफिस में जाओगे कभी काम करोगे रियल लाइफ में, तो ये प्रोसेस आपके काम नहीं आएगा। सोचो, खत्म यहाँ तक बात। अच्छा अब टर्न आती है यहाँ पर इसको वापस भेजेंगे। इंपोर्ट तो कर लिया, एक्सपोर्ट भी तो करना सीखें। ओके मैम, क्या चेंज करें बताइए, बताओ कोई चेंज तो बताओ, आपने कमांड दिया। 5 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है मेरे को, ठीक है। मैं इसमें कोई चेंज कर देता हूँ, फिर आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5, तो ये रिकॉर्ड तो गया। अब इसमें 5 नंबर का रिकॉर्ड नहीं है भाई साहब, नहीं है ना। अब ये रिकॉर्ड मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर, और अपनी टेबल को कोई नाम दे दूंगा। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं देखिए, रिफ्रेश कर लो इसको सारे सिस्टम को। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, इंपोर्ट में थी थोड़ी बहुत, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, ये डाटा एक्सपोर्ट करना है ना, तो यहाँ बगल में एक्सपोर्ट का बटन है, ये दबाया, ये पूछेगा लोकेशन, लोकेशन ये डेस्कटॉप की दे दी, आप नाम दे दो कुछ भी, तो मैं इसको वही नाम दूंगा जिस टेबल को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा याद रहता है। एम्प्लॉय नीचे CSV आई रही है, ये सेव करो, ये चला गया। अब आपको डाटा दिखा देते हैं, यहाँ पे आएगा, आ गया। अब खोलो इसको, सारा डाटा एक्सेल में मिल गया। कितनी देर लगी। अब इसमें 5 नंबर का रिकॉर्ड नहीं है ना, आपने 5 उड़वाया था ना, 5 नहीं है, आ गया आपका डाटा। तो आपने आज सीक्वल खत्म कर लिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करके आपको डाटा देते हैं, अपना प्रैक्टिस करना है इसका सिर्फ आपको, ठीक है।